हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लैब। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था क्राइम एंड इट्स थ्योरीज। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो टू एस्टेब्लिश क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्राइम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स है क्राइम के। पहला है ह्यूमन बीइंग, देन इज मेंस रिया, देन इज एक्टस रियस एंड लास्ट वन इज इंजरी। तो ह्यूमन बीइंग मस्ट कमिट wrongful act to fulfill first element of a crime. That means by non living thing or animal are not considered in the category of a person or a human being. मतलब एक ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट एलिमेंट, एक इंडिविजुअल है उसको फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट करने के लिए कोई रॉन्गफुल एक्ट करना है जो कि लेजिस्लेचर में स्टेटेड है, जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। और एनिमल्स या फिर प्लांट्स को हम इस ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। वेर इज इन एंशियंट टाइम पनिशमेंट वॉज ऑल्सो इन्फ्लिक्टेड ऑन एनिमल्स फॉर द इंजरी कॉज टू ह्यूमन। जो एंशियंट टाइम पुराने समय में अगर कोई एनिमल भी किसी ह्यूमन को कोई नुकसान या फिर हार्म कॉज करता है तो उसे भी पनिशमेंट मिलती थी। पर आईपीसी में एनिमल्स को हम डायरेक्टली लाइबल नहीं मानते फॉर द हार्म कॉज्ड बाय हिम, बट द ओनर इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट. So the first element of crime is human being who must be given appropriate punishment and should be under legal obligation to held criminal liable. और person की जो definition है वो आईपीसी के सेक्शन 11 एंड बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 26 में दी गई है, जो कि कहती है इंक्लूड्स कंपनी। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो ये कंपनी को इंक्लूड करती है, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कंपनी और एन एसोसिएशन, सबको हम सब पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आईपीसी या फिर बीएनएस। आईपीसी और बीएनएस में ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अब हम केस लॉ देखते हैं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वॉज अ सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी. It was a case where the judge quashed the charge against the syndicate transport company. Under Section 420 of IPC, court ruled that the company cannot be held liable for the actions of its shareholders. Manohar, who acted on his own behalf but on company's name, यहाँ पे जो ये मनोहर है, इन्होंने कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया जो कि कंपनी के नाम पे था, और जो कोर्ट है उन्हें पनिश नहीं कर पाया क्योंकि जो कंपनी थी वो पर्सन के एम्बिट में नहीं आती थी पहले. द कोर्ट रूल दैट अ कंपनी कैन नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट. कोर्ट ऑल्सो रूल दैट अ कंपनी कैन नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट एंड देयरफॉर कुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर चार्ज अंडर सेक्शन 420. तो यहाँ पे इनको एक्विट कर दिया गया था. द नेक्स्ट वन इज मेंस रियस. It is a legal term that generally refers to the guilty mental state, the lack of which negates the crime situation on any given occasion. One of the most important aspects of criminal liability, only when the act is done by intention that is prohibited by law. मतलब एक एक्ट किया जो कि wrongful था, then intention होनी चाहिए वो एक पर्टिकुलर काम करने की. अगर आपने किसी इनोसेंट माइंड से किया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि मेंजरिया इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. तो मेंटल एलिमेंट होना जरूरी है 90% केसेस में. only when the act is done by intention that is prohibited by law, it is considered a criminal offense. The intent which is driving force behind the illegal conduct is referred to as mens rea. Only when an act is committed with a guilty conscience does it becomes crime. In most cases, a crime is not committed if it is done by innocent mind. मतलब अगर आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी वो काम करने की, आपसे गलती से या किसी ने फोर्स से किसी ने आपको गन पॉइंट पे रख के वो काम करवाया, तो उससे हम इलीगल एक्ट ही कहेंगे क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी वो काम करने की. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में अग्रेसर को हार्म पहुंचाया, वहाँ पे दिस इज नॉट एन इलीगल एक्ट क्योंकि आपकी जो सिचुएशन थी उस टाइम पे दैट वाज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट हार्म टू दैट पर्टिकुलर अग्रेसर. बट इन्फ्लिक्टिंग इंजरी ऑन विद द एम ऑफ रिवेंज इज इलीगल. वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम सेल्फ डिफेंस के नाम पे बच गए थे, यहाँ पे हम नहीं बच सकते. अगर आपने रिवेंज की उससे एम ऑफ रिवेंज से किया है तो दैट इज एन इलीगल एक्ट. नाउ विल स्टडी कंसेप्ट ऑफ मेंस रिया इन इंडियन क्रिमिनल लॉ.
It is a very prominent usage in Indian criminal law. Reason behind this are self-evident. One of the key reason is that in India the entire criminal law has been codified. मतलब पूरा written law है हमारे पास, जैसे हमारे पास IPC है, BNS है, पूरा codified है. And all of the offenses has been codified. सारे offenses मतलब आप IPC खोलेंगे तो मर्डर का आपको ingredients मिलेंगे, उसकी proper punishment मिलेगी, तो उसे कहते हैं कि ये codified है. If mens rea is viewed as a precondition, it is then incorporated into definition of crime and related as component of it. जैसे हमने बहुत सारे crimes में जैसे आईपीसी में डेफिनेशन दी है मर्डर की, कल्पेबल होमिसाइड की, तो वहाँ पे आपको, या फिर थेफ्ट की, तो वहाँ पे आपको वॉलंटरीली मिल जाएगा लिखा हुआ, डिसऑनेस्टली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली. तो वो दिखाता है कि मेंद्रिया मेंटल एलिमेंट को ही डिनोट करते हैं ये सब. जैसे डिसऑनेस्टली, थेफ्ट की डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि डिसऑनेस्टली आप किसी की प्रॉपर्टी को दूर लेके जा रहे हो. दीज ऑल आर हेंस गिल्टी माइंड. Furthermore, certain offences under the IPC are regarded to mens rea or purpose such as crime against state, counterfeiting coinage. मतलब अगर आप जैसे कॉपी कर रहे हो, 10 रुपये का नोट आपने कॉपी कर लिया, कुछ भी कर लिया, काउंटरफीटिंग कोइनेज कर ली, तो वहाँ पे हम इंटेंट नहीं देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा ग्रेव ऑफेंस है. या फिर स्टेट के अगेंस्ट हम कुछ करते हैं तो वहाँ पे हम आपकी इंटेंशन नहीं देखेंगे. अगर आपने कोई काम किया है तो चाहे आपने इनोसेंट माइंड से किया होगा, बट यू विल बी लाइबल फॉर दैट. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंस रिया. तो पहली है इंटेंट. सो द टर्म इंटेंशन इज अ डिफिकल्ट वन टू डिफाइन. हमारे आईपीसी में कहीं पे भी इंटेंशन नहीं बताई गई कि इंटेंट होता क्या है. इट इज़ नॉट डिफाइंड इन आईपीसी. इट कैन रेफर टू द ऑब्जेक्ट, पर्पस, अल्टीमेट गोल और डिज़ाइन ऑफ एक्शन इन न्यूमरस वेज. इट इज़ अ डिज़ाइन टू अचीव अ डिज़ायर्ड एक्ट. जो आपका मेन मोटिव है क्राइम करने का, तो उसका डिज़ाइन को हम इंटेंशन बोलेंगे. द इंटेंशन इज डेलिबरेटली यूज ऑफ अ पर्सनस मेंटल पावर टू डू एन एक्शन टू अचीव और सेटिस्फाई अ गोल. जो आपका एंड गोल है, मान लो किसी को हर्ट करना है, तो वो आपके दिमाग में वो तो एक इंटेंट बनेगी कि हाउ कैन आई अचीव दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज इंटेंशन. द वर्ड इंटेंशन, इंटेंशनली और विद इंटेंट टू are not usually used in law to represent the concept of intention. Words like voluntarily, willfully, deliberately, deliberate intention, with purpose of or knowingly are also used to represent it. Intent भी हमारे किसी IPC या किसी स्टेट्यूट में हमें लिखा नहीं हुआ, बट उसकी जगह ये सारे वर्ड्स voluntarily है, willfully है, deliberately है, ये सब यूज़ किए गए हैं. Now we'll come to knowledge. So the term knowledge refers to a person's awareness of his or her own thinking. When there is a direct appeal to a person's senses, he can be assumed to know. Awareness of the act's repercussion is known as knowledge. मान लो ये पेन है, अगर मैं इसको इस टेबल से नीचे फेंकती हूँ तो मेरे दिमाग में नॉलेज तो होगी ना कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा. या फिर अगर मैं किसी को स्टैब कर रही हूँ विद अ शार्प नाइफ, तो मेरे में नॉलेज तो है कि शार्प नाइफ को अगर मैं हार्ट पे स्टैब कर रही हूँ तो उस पर्सन की डेथ हो सकती है. अगर मैं किसी गन से किसी के पैर पे शूट कर रही हूँ तो मेरे को नॉलेज होगी कि यहाँ पे तो शायद ही बच सकता है. अगर मैं उसको पॉइंट ब्लैंक पे शूट करूँगी तो वहाँ पे मेरे को पूरी नॉलेज है कि वो नहीं बचेगा इंसान. तो रिपरकशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि द अवेयरनेस ऑफ द एक्ट्स रिपरकशन इज नॉन एज नॉलेज. एसेंस ऑफ नॉलेज इज दैट इट इज सब्जेक्टिव, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है. इन मेनी सर्कमस्टांसेस थॉट्स, इंटेंशन, नॉलेज ब्लर टुगेदर एंड इम्प्लाई द सेम थिंग. कई बार ये सभी एक चीज़ की तरफ डिनोट करते हैं. Knowledge is predictated on a thorough understanding of the facts and situation as well as consequence of one's action. वही पहले वाली बात ही बोली जा रही है. अब एक केस लॉ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है. रंजीत टी ओडेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1964 का केस है. तो ये इनकी बुक शॉप थी जहाँ पे ये बुक सेल कर रहे थे, जो कि D.H. लॉरेंस की थी, लेडी चैटर्लीज लवर. ये ऑब्सीन बुक थी. द अक्यूज्ड क्लेम दैट ही हैड नो नॉलेज ऑफ द बुक्स कंटेंट एंड हैंस लैक द एसेंशियल मेंस रिया. तो उन्होंने कहा मेरी कोई मैंने जानबूझ के या फिर मेरी कोई गिल्टी माइंड नहीं है कि मैं ये एक ऑब्सीन बुक सेल कर रहा हूँ. मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि इस बुक में ऑब्सीन कंटेंट है. तो कोर्ट डिसमिस दिस आर्ग्यूमेंट होल्डिंग दैट सेक्शन 292 ऑफ IPC अनलाइक न्यूमरस अदर प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड द वर्ड. वहाँ पे नोइंगली नहीं है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या पब्लिश कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज नेग्लिजेंस.
इज़ अ लीगल टर्म दैट रेफर्स टू अ लैक ऑफ केयर एंड क्वेश्चन। मतलब जहाँ पे एक इंसान पूरे केयर एंड क्वेश्चन से कोई काम नहीं कर रहा, जो एक प्रूडेंट इंसान को करना चाहिए था, उसे हम नेग्लिजेंस बोलेंगे। जैसे आपने केसेस सुने होंगे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करते टाइम या तो कोई ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी में ही छोड़ दिया, दैट इज नेग्लिजेंस। मतलब ही इज़ अ प्रूडेंट मैन, उन्हें जो केयर एंड क्वेश्चन लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया, दैट इज नेग्लिजेंस। अब अगला है मोटिव। मोटिव बात करता है कि वो आपको वो काम करने की मोटिवेशन क्या थी। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट डिराइव्स अ पर्सन टू कमिट अ क्राइम। इट इज़ द रीजन बिहाइंड द क्राइम, बिहाइंड द एक्ट। उस काम को करने का रीजन क्या था, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था, दैट इज मोटिव। The underlying intention or purpose that motivates the offender. While motive is not a direct element of crime under IPC, it can be relevant in certain situations to understand the context of crime and to aid a determination of guilt or punishment. तो R versus Govinda case में the relevance of motive in criminal law was dealt. Case clarified relation between motive and intent. While motive is not direct element of crime, but it is relevant in establishing इंटेंट ऑफ ऑफेंडर। कि मान लो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया और ये मेरे को उस फिर पर्सन की तरफ हेट्रेड आ गई जिसकी वजह से मैंने उसको मार दिया, तो ये प्रूव करने में आसानी होगी कि इनका मोटिव था, तो इन्हीं ने ही इनकी इंटेंशन थी मारने की। तो मोटिव से इंटेंट को समझा जा सकता है इन सम ऑफ केसेस। द नेक्स्ट वन इज एक्टस रियस। एक्टस रियस का मीनिंग है गिल्टी एक्ट। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट दैट प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। प्रूफ करना होता है कि वो गिल्टी एक्ट हुआ है। टू कन्विक्ट अ डिफेंडेंट ऑफ क्राइम, इट रेफर्स टू फिजिकल एक्ट और ओमिशन दैट कंस्टिट्यूट द क्राइम। टाइप्स ऑफ एक्टस रियस। पहला है कमीशन, इन्वॉल्व्स एक्टिवली डूइंग समथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपने चोरी कर ली जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और आपने वो कमिट कर दी, तो दैट इज कमीशन। ओमिशन में क्या होता है, वही नेग्लिजेंस, मान लो अगर किसी की लीगल ड्यूटी थी कुछ करने की, उसने नहीं करी, तो दैट इज ओमिशन। दिस इन्वॉल्व्स फेलिंग टू डू समथिंग दैट वन हैज़ अ लीगल ड्यूटी टू डू सो। पर यहाँ पे जो लीगल ड्यूटी वो होना बहुत ज़रूरी है। मोरल ड्यूटी, मान लो कोई ड्राउनिंग चाइल्ड है, मैंने उसे सेव नहीं किया क्योंकि मैं लाइफ गार्ड नहीं हूँ, तो वो एक मोरल ड्यूटी थी मेरी, अगर वो मैंने परफॉर्म नहीं करी वो ओमिशन में नहीं आएगा। बट इफ़ अ लाइफ गार्ड फेलिंग टू रेस्क्यू अ ड्राउनिंग पर्सन व्हेन दे हैव अ लीगल ड्यूटी टू डू सो, अगर वो नहीं करते तो यहाँ पे ओमिशन में वो फॉल करेगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ एक्टस रियस। पहला है वॉलंटरीनेस। द एक्ट मस्ट बी वॉलंटरी, मीनिंग इट इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ ड्यूरेस, कोअर्जन और स्लीप वॉकिंग। मेरे को अगर वॉलंटरीनेस में अगर फॉल करना है तो कुछ काम जो है वो मेरे को अपनी इच्छा से करना होगा, मेरी विल से करना होगा। अगर मैंने फोर्स या प्रेशर में कोई काम किया है तो वो वॉलंटरीनेस में नहीं आएगा। कोजेशन बात करता है कि डिफेंडेंट्स एक्ट मस्ट बी द कोज ऑफ द हार्म और कॉन्सिक्वेंस दैट कंस्टिट्यूट्स द क्राइम। यहाँ पे इसके लिए हम ये केस देखेंगे आर वर्सेस वाइट का। डिफेंडेंट वाइट अटेम्प्टेड टू पॉइजन हिज मदर टू इनहेरिट हर मनी। जो ये आर था, इन्होंने जो ये डिफेंडेंट है, इन्होंने अटेम्प्ट किया टू पॉइजन हिज मदर, उनका पैसा इनहेरिट करने के लिए। तो उन्होंने जो साइनाइड ड्रिंक उनके बेड साइड टेबल पे रख दी। शी वॉज फाउंड डेड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स विद अ ग्लास 3/4 फुल बिसाइड हर। द मेडिकल एविडेंस शोड दैट शी हैड डाइड नॉट टू पॉइजन बट कोरोनरी फेलियर। मतलब ये जो साइनाइड थी वो प्राइमरी रीजन नहीं था उनकी डेथ का, बट उनका कोरोनरी फेलियर हुआ जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई। सो द डिफेंडेंट वॉज एक्विटेड ऑफ मर्डर। तो वहाँ पे उनको मर्डर की पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट ही विल बी कन्विक्टेड ऑफ एन एफर्ट टू मर्डर। तो लास्ट है इंजरी। सो इंजरी इज मेंशन्ड इन सेक्शन 44 ऑफ APC। और इंजरी सिर्फ 4 तरीके से हो सकती है, या तो आप किसी पर्सन की बॉडी को हार्म पहुंचाओगे, या माइंड को, रेपुटेशन को, या प्रॉपर्टी को। रेपुटेशन जैसे डेफेमेशन में आ जाएगा। माइंड में अब हम किसी को साइकोलॉजिकली या मेंटली प्रेशर कर रहे हैं बॉडी पे, मान लो हमने मर्डर या फिर मर्डर कर दिया तो वो बॉडी के अंडर फॉल करेगा। प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में हमने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, दैट इज अ इंजरी टू द प्रॉपर्टी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।